Hello class 5th students. Let's start with unit number 1. The name of the unit is Nature and Wildlife and the chapter we are going to start is chapter number 1, Important Trees यानी महत्वपूर्ण पेड़. ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. दे ब्रिंग अस रेन. वो हमारे लिए बारिश लाते हैं. दे आर हेल्पफुल टू कंजर्व सॉयल. और मिट्टी को बचाते हैं. एंड दे कीप द एयर क्लीन. और हमारी वायु को, हमारी हवा को शुद्ध रखते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो. Sandalwood oil is used for flavoring beverages and even some food items, soaps and detergents. जो सैंडलवुड ऑयल होता है यानी जो चंदन का तेल होता है, वो जो पेय पदार्थ होते हैं हमारे, जिनको बेवरेजेस कहते हैं, उनके अंदर फ्लेवर डालने के काम में आता है. कुछ फूड आइटम्स में भी चंदन का तेल यूज़ किया जाता है, कुछ सोप्स में भी और कुछ डिटर्जेंट्स में खुशबू के लिए सैंडलवुड ऑयल को हम यूज़ करते हैं. विलोज आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रीज एंड स्प्राउट ईजली. जो विलोज होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डालियाँ होती हैं, वो बहुत जल्दी उगने वाले पेड़ होते हैं और उनके अंदर अंकुर भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं. इन फैक्ट दे ग्रो सो ईजली दैट ऑफन दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ ब्रोकन ब्रांच लाइंग इन द सॉइल. वो इतनी जल्दी ग्रो करते हैं कि जो अगर टूटी हुई डाली भी होती है, जो सॉइल में होती है, टूटी हुई डाली गिर जाती है मिट्टी में, तो वहाँ से भी वो ग्रो कर जाते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. सम ट्रीज दैट आर फाउंड इन अवर कंट्री आर गिवन बिलो. हमारे देश में जो कुछ ट्रीज मिलते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. रीड द क्लूज एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू नो देयर नेम्स. आपको नीचे क्लूज पढ़ने हैं और उसके नीचे जो नाम दिया गया है उसको अनस्क्रैम्बल करना है, उसको अनजम्बल करके प्रॉपर वर्ड बनाना है. स्कोर 3 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. आपको एक करेक्ट आंसर के लिए 3 पॉइंट्स मिलेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज इन मेकिंग इंसेंस स्टिक्स एंड परफ्यूम. इस पेड़ की जो लकड़ी होती है वो धूप बत्ती का बनाने के काम में आती है और जो सुगंधित इत्र होता है उसके बनाने में काम आती है. तो इस पेड़ का क्या नाम है? आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में. उस पेड़ का क्या नाम है? उस पेड़ का नाम है सैंडलवुड, चंदन का पेड़. नाउ सेकेंड वन का हिंट पढ़ेंगे पहले हम. सुंदरबंस आर नेम्ड आफ्टर दिस ट्री. इस ट्री के नाम से ही सुंदरबंस का नाम पड़ा है. तो वो क्या नाम है इस पेड़ का? इस पेड़ का नाम है सुंदरी, SUNDARI. नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड वन. आप देख सकते हैं यहाँ पे. पहले हम हिंट पढ़ेंगे. This tree has structures that grow down from the branches to the ground. इसमें क्या होता है, ये जो पेड़ होता है इसकी जो डालियाँ होती हैं तो वो नीचे की तरफ, जमीन की तरफ उगती हैं. एंड देन ग्रो इनटू न्यू रूट्स एंड ट्रंक्स. और उसमें से ही नया पेड़ और नई जो रूट्स होती हैं वो निकलती हैं. तो इस पेड़ का क्या नाम है? इस पेड़ का नाम है बैनियन ट्री. नाउ फोर्थ वन. Twigs of this tree are used for brushing teeth. जो इसकी टहनियाँ होती हैं वो दांत साफ करने के काम में आती हैं. Its bark, leaves and fruits are used for preparing a lot of medicines. इसकी जो छाल होती है, जो पत्तियाँ होती हैं और जो फल होते हैं वो बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के काम में आते हैं. तो इस पेड़ का क्या नाम है? आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज. तो फोर्थ वन हम फिल करेंगे यहाँ पर. इस पेड़ का नाम है नीम. नाउ फिफ्थ वन. The wood of this tree is used for making cricket bats. जो क्रिकेट में जो बैट खेलते हैं जिससे, तो उसका जो बना हुआ होता है वो कौन से पेड़ की छाल से बना हुआ होता है, कौन से पेड़ की लकड़ी से बना हुआ होता है? वो इस पेड़ की लकड़ी से बना है जिसका नाम है विलो, WILLOW. नाउ लास्ट वन, 6 का हिंट देखेंगे. इट इज अ लार्ज ट्री दैट प्रोड्यूसेस नट्स कॉल्ड एकॉन्स. ये नट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम एकॉन्स है और ऑफन ईटन बाय एनिमल्स. जो जानवर खाते हैं उन एकॉन्स को कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं. तो आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे. और उस ट्री का नाम है ओक ट्री. यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इंपॉर्टेंट ट्रीज के बारे में. सैंडलवुड, सुंदरी, बैनियन, नीम, विलो एंड ओक. दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 1
number 1 and then now we will move on to the chapter number 2, that is sacred plants. Sacred plants का क्या मतलब होता है? Sacred plants का मतलब होता है कि जो पूजनीय पौधे, पूजनीय पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? सैग्रेड प्लांट्स. कुछ हम क्या करते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे हम हिंदू धर्म में मानते हैं कि हम उनकी पूजा करते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे अब. बनाना ट्री इज कंसिडर्ड अ हाईली सैग्रेड प्लांट इन हिंदू माइथोलॉजी. जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें जो केले का पेड़ होता है उसको बहुत ज़्यादा पूजनीय पौधा माना जाता है. It is said that worshipping a banana tree with flowers, fruits, etc. helps in the welfare of one's family. ये माना जाता है कि अगर जो केले का पेड़ जिसमें कि फूल हो, फल लगा हो, तो वो अगर हम उसकी पूजा करते हैं तो एक जो फैमिली का डेवलपमेंट है उसमें वो मदद करता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. देयर आर मेनी अदर प्लांट्स विच हैव सम स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस. और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ एक अलग महत्व है. सम ऑफ देम आर आस्क्ड बिलो. आपको हिंट्स दिए गए हैं और आपको उनके नाम बताने हैं. फिल देयर नेम्स करेक्टली. आपको करेक्ट नाम भरना है उसमें. स्कोर 2 points फॉर ईच करेक्ट आंसर. और अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको 2 points मिलते हैं. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. डैश ट्री सिंबलाइजेस द त्रिमूर्ति लॉर्ड विष्णु, Lord Shiva and Lord Brahma. It is the symbol of life and fertility in many Hindu culture. जो ये पेड़ है इसका क्या काम होता है, ये क्या शो करता है? ये त्रिमूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं. टेक माई हेल्प का बॉक्स भी दिया गया है, तो आप यहाँ से करेक्ट आंसर चूज करके अपने ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन हम कर रहे हैं. ये जो त्रिमूर्ति होते हैं हमारे भगवान जो है लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव और लॉर्ड ब्रह्मा को सिंबलाइज करता है ये पेड़. और ये जीवन का सिंबल है और फर्टिलिटी का सिंबल है. बहुत सारे हिंदू कल्चर में इसको माना जाता है. तो इस पेड़ का क्या नाम है? इस पेड़ का नाम है बैनियन ट्री. जो बरगद का पेड़ होता है वो सिंबलाइज करता है त्रिमूर्ति. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड वन. इट इज सेड दैट लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न अंडर दैश ट्री इन लुम्बिनी. लॉर्ड हनुमान फर्स्ट मेट सीता इन द गार्डन ऑफ दिस ट्री. तो इसमें दो सिग्निफिकेंस बताए गए हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा थे तो उन्होंने इस पेड़ के नीचे बैठे थे, वो जो कहाँ पर था? लुम्बिनी में था. और लॉर्ड हनुमान जो थे, हनुमान भगवान जो थे, उन्होंने सीता माता को सबसे पहली बार मिले थे एक गार्डन में. इस पेड़ के नीचे थी, बैठी थी वो. तो वो पेड़ कौन सा था? वो पेड़ था अशोका का, अशोका ट्री. नाउ थर्ड वन. Tamil ladies, while worshipping Ma Kali, carry branches of dash tree and dance in public places, swishing the branches as an act of exorcism and to purify the world. जो तमिल लेडीज होती हैं जब वो माँ काली की पूजा करती हैं तो इस पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं वो उसको लेकर चलती हैं और पब्लिक प्लेसेस में डांस करती हैं, उनको वेव करते हुए, जैसे कि वो दुनिया को प्योरीफाई कर रही हैं. तो प्योरीफाई करने का काम कौन से ट्री का आ गया? नीम ट्री का, नीम ट्री. Now fourth one. On various auspicious occasions, the leaves of dash trees are used to adorn entrances at home to signify good fortune. Its blossoms are used on Basant Panchami day in the worship of goddess Saraswati. इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो घर के एंट्रेंस पे भी लगाई जाती हैं. ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे, जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन पे लगाए जाते हैं. और इसकी जो ये ब्लॉसम कब करता है? बसंत पंचमी पे, जब गॉडेस सरस्वती की पूजा की जाती है. तो ये कौन सा ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर? मैंगो ट्री की. नाउ फिफ्थ वन. द पेस्ट ऑफ द वुड ऑफ डैश ट्रीज is smeared on the foreheads of devotees of Vishnu and Shiva. It is said that the paste is meant to cool and protect the Ajna Chakra present between the eyebrows. इसका जो लकड़ी का पेस्ट होता है ये फोरहेड पे लगाया जाता है जो विष्णु भगवान और शिव भगवान की आराधना करते हैं. और इस पेस्ट को लगाने का मतलब होता है कि आपको शांति प्रदान करता है ये, और आपके अजन चक्रा को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है. जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? जो हमारी आईब्रोज के बीच में प्रेजेंट रहता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लाल चंदन, रेड सैंडलवुड, लाल चंदन. Now we will move on to the last one. It is said that Lord Shiva is pleased by offering the leaves of dash tree. The trifoliate or tripatra of this tree is believed to symbolize the three functions of God: creation, preservation and destruction, as well as his three eyes. तो जो इस पेड़ की पत्तियां होती हैं वो लॉर्ड शिवा को
लॉर्ड शिवा को चढ़ाते हैं लोग बाग। और ये माना जाता है कि जो ये ट्री है ये क्या सिंबलाइज करता है, जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन है लॉर्ड शिवा का, उसको ये सिंबलाइज करता है और उनकी त्रिनेत्र को भी सिंबलाइज करता है। तो फिर ये कौन सी ट्री की बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम बेल पत्थर की। तो आप इसमें बेल का पेड़ होता है, बेल का वृक्ष होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मोर टू नो। कोकोनट्स आर ऑफर्ड इन टेम्पल्स टू वर्शिप वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो कोकोनट होते हैं, जो नारियल होता है, वो मंदिरों में चढ़ाया जाता है बहुत सारे देवी और देवताओं को। The fruit is also believed to represent Lord Shiva and 3 black marks on the coconut shell symbolize his eyes. जो हमारे लॉर्ड शिवा भगवान हैं, जो हमारे शिव जी हैं, उनको ये माना जाता है कि ये शिव जी को चढ़ाते हैं। और जो उनके त्रिनेत्र हैं, जो कोकोनट शेल के ऊपर आपने देखा होगा कि 3 ब्लैक मार्क्स लगे हुए हैं, तो वो उनके त्रिनेत्र को सिंबलाइज करता है। That's all about the chapter number 2. Now we will move on to the chapter number 3, that is desert plant. Desert plant का क्या मतलब होता है? Desert plant का मतलब होता है कि जहाँ पर अत्यधिक सूखा पड़ता है, जहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ पर उगने वाले पौधों को डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं। यानी डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं? डेजर्ट प्लांट्स बोलते हैं। अब हमें वो क्या करना है, उनके नाम के साथ यहाँ पर उनको मैचिंग करना है। तो आप देख सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी के साथ। रीड द क्लूज अबाउट सम कॉमन डेजर्ट प्लांट्स एंड मैच देम विद देयर नेम्स। आपको क्या करना है, नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं और आपको उनके नाम के साथ उनको मैच करना है। स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप ठीक आंसर करते हैं तो आपको करेक्ट आंसर के लिए 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट वन पे करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैक्टाई इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। ये कहाँ पर मिलता है? ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलता है और सबसे बड़ा कैक्टाई माना जाता है वहाँ का। तो ये कौन सा है? तो ये है हमारा बैरल कैक्टस। तो ई पार्ट से इसको हमने मैच कर दिया। फर्स्ट वन का आंसर हमारा है ई पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। The leaves of this bush were made into antiseptics and emetics by Native American desert tribes. जो इसकी पत्तियां होती थी तो वो एंटीसेप्टिक बनाने के काम में आती थी। कौन बनाते थे? अमेरिकन डेजर्ट ट्राइब्स जो थे, जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे, वो बनाते थे। तो वो कौन से पेड़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्रेसॉट बुश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। द फ्लावर्स ऑफ दिस bush bloom from March to June, turning the desert bright yellow. तो इस फ्लावर्स में क्या होता है कि जब ये मार्च टू जून में ये ब्लूम करते हैं, यानी खिल जाते हैं, और पूरा का पूरा जो रेगिस्तान होता है वो कैसा हो जाता है? वो येलो, ब्राइट येलो कलर का कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये इसके फ्लावर्स ब्लूम कर जाते हैं। तो ये कौन से हम प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ब्रिटल बुश, यानी सी पार्ट से हमने इसको मैच कर दिया थर्ड वन को। नाउ फोर्थ वन। This tree bears 1.25 to 1.5 inch bell-shaped flowers in clusters. इसमें क्या होता है कि जैसे घंटी होती है उसकी तरीके के क्या होते हैं, इसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, गुच्छे में लगे होते हैं। These flowers have very unpleasant odor, यानी अनप्लेजेंट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही बेकार होती है, अनप्लेजेंट होती है। तो वो कौन सा ट्री की बात कर रहे हैं हम? जोशुआ ट्री। तो ये किससे मैच करेंगे? फोर्थ वन मैच करेंगे हम अपना A part से। Now we will move on to the fifth one. This shrub look as much like a tree in the desert. जो ये shrub होता है ये कैसा दिखता है? ये ऐसा लगता है जैसे एक पेड़ की तरह दिखाई देता है। कहाँ पर ये दिखाई देता है? रेगिस्तान में दिखाई देता है। तो हम डेजर्ट प्लांट्स की तरफ ही पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए फिफ्थ में तो कौन सा आपको दिख सकता है कि श्रब की तरह है, पर ये पेड़ की तरह दिखाई देता है। तो ये है हमारा चेन फ्रूट चोला। तो फिफ्थ वाला हमारा है बी पार्ट से हम इसको मैच कर देंगे। नाउ लास्ट वन। दिस प्लांट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इरिगेटिंग डेजर्ट प्लांट। सेल्फ इरिगेटिंग मतलब
ये अपने आप ही उग जाता है, अपने आप को सींच लेता है ये पौधा जो है। इट हैज़ ब्रॉड लीव्स विद ग्रूव्स एंड चैनल्स टू फनल इवन द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ रेन वाटर डायरेक्टली टू इट्स रूट्स। इसके अंदर क्या होता है कि बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और उसमें ग्रूव्स बने हुए होते हैं, जैसे कि आपने एक छन्नी की तरह आप समझ सकते हैं इसको। तो उससे क्या होता है कि जो छोटा छोटा सा बारिश का भी पानी, एक बूंद भी होती है, वो डायरेक्टली रूट्स में पहुंच जाती है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? डेजर्ट रुबाब के बारे में बात कर रहे हैं। तो 6-1 को हम कैसे करेंगे? एफ से मैच कर देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो। प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। जो पौधे रेगिस्तान में उगते हैं उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इनसाइड द प्लांट बॉडी। जैसा कि हम सबको पता है कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर पानी की बहुत अत्यधिक कमी होती है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं बहुत ज़्यादा समय के लिए, तभी तो ये क्या होता है, रेगिस्तान में जीवित रह पाते हैं। डेजर्ट प्लांट्स प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सीड्स टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सम सर्वाइवल। तो उसके अंदर बहुत सारे बीज वो उगते हैं ताकि उनका जो सर्वाइवल का चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। The smallest cactus grown just a few centimeters high and about 1 centimeter across, while the tallest cactus can reach heights close to 20 meter and up to 1 meter thick. जो सबसे छोटा कैक्टस होता है वो कुछ सेंटीमीटर तक उगता है, और बाकी जो अगर बड़े कैक्टस की बात करें तो वो एक 20 मीटर तक की हाइट को रीच कर सकता है। That's all about the chapter number 3. Now we will move on to the chapter number 4, that is पॉइजनस प्लांट। पॉइजनस का क्या मतलब होता है? पॉइजनस का मतलब होता है जो जहरीले पौधे जिनमें जहर होता है। वैसे तो आप सोचेंगे कि पौधों में जहर भी हो सकता है। हाँ, पौधों में बिल्कुल जहर हो सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Plants are considered one of the life supporting elements on the earth, but there are some plants, trees or shrubs that are potential killers of man. प्लांट्स जो होते हैं वो जीवन देने के काम में आते हैं अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे, पर कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज, कुछ श्रब्स ऐसे हैं जो कि इंसान को खत्म भी कर सकते हैं, उनका जीवन समाप्त भी कर सकते हैं। Some parts of the ornamental plants or flowers in your yard may also contain deadly poison. जो देखने में बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं जिनको हम सजाने के काम में लेते हैं, जो हमारे बागीचे में भी हो सकते हैं, उनके अंदर भी जहर हो सकता है। Many poisonous plants are so common and seemingly innocuous you do not suspect their toxic qualities. आप किसी भी पौधे को देखकर बाहर से नहीं पता लगा सकते कि उसके अंदर जहर हो सकता है, और वो देखने में भी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। आप कह ही नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कोई टॉक्सिक या कोई हमको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ मौजूद हो सकती है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। पिक्चर्स एंड क्लूज अबाउट सम पॉइजनस प्लांट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं उन पॉइजनस प्लांट्स के बारे में, और क्लूज भी दिए गए हैं, यानी आपको हिंट भी दिया गया है। रीड द क्लूज एंड सर्कल द नेम ऑफ प्लांट्स इन द गिवन ग्रिड। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लूज को यहाँ पर पढ़ना है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक ग्रिड दी गई है। ग्रिड में आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को मार्क करना है, और आपको क्लूज रीड करने हैं ताकि आप करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर सकें। स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, और अगर आप एक भी आंसर को करेक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। Eating the bulbs of this plant can cause vomit, diarrhea, etc. अगर आप इस पौधे का जो बल्ब होता है वो खा लेते हैं तो आपको क्या हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है। तो हम किस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डैफोडिल के बारे में। तो ए पार्ट में हम देख सकते हैं हमारा आंसर ये रहा, ये है डैफोडिल। Now, first one is daffodil. Now we will move on to the second one. Second one, the leaves and branches of this plant are extremely poisonous and can cause death. जो इसकी पौधे की जो पत्तियां होती हैं और जो उसकी टहनियां होती हैं, जो डाल होती हैं, वो भी बहुत पॉइजनस होती हैं और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो हम इसमें कौन से पौधे की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओलिएंडर की। OLEANDER, ओलिएंडर। यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया है। नाउ थर्ड वन, द बेरीज ऑफ दिस प्लांट आर वेरी मच पॉइजनस। जो इस पौधे के जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, बेरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं हमारे लिए, और बहुत ज़्यादा उसमें जहर होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं डैफने की, DAFNE।
PHNE, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया। आप यहाँ पे साथ साथ इमेजेस भी देख सकते हैं। फर्स्ट वन की देखिए डेफोडिल की इमेज है, ये ओलियंडर की है सेकंड वन। नाउ थर्ड वन हमने डेफिने मार्क कर दिया है। नाउ फोर्थ वन, द इरिटेंट जूसेस ऑफ दिस प्लांट में सीवियरली इंज्योर द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पौधे में से जूस निकलता है जिससे क्या हो सकता है, जिससे हमारा जो पाचन क्रिया है, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो खराब हो सकता है। तो हम कौन से पौधे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी इमेज भी दी गई है। तो फोर्थ वन बटर कप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको मार्क कर देंगे। नाउ फिफ्थ वन आप देख सकते हैं, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ दिस प्लांट लीव्स कैन कॉज डेंजरसली इरेगुलर हार्ट बीट एंड पल्स। अगर हम इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो खा लेंगे ज़्यादा, तो क्या होगा, हमारी जो हार्ट बीट है, जो हमारी दिल की धड़कन है, वो इरेगुलर हो जाएगी और हमारी पल्स रेट भी बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो हम कौन से पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉक्स ग्लोव के बारे में। आप इमेज भी देख सकते हैं साइड में, फॉक्स ग्लोव। Now we will discuss the more to know. Castor plants are native to Mediterranean region, Eastern Africa and India, but are widely grown as an ornamental plant around the world. जो कैस्टर प्लांट है वो मेडिटेरियन रीजन में पाया जाता है, पर वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट यानी खूबसूरती के लिए लगाए जाने वाला पेड़ जो है वो पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। द डेडली टॉक्सिन रिसीन इज फाउंड थ्रू आउट द प्लांट, और उस पौधे के अंदर एक टॉक्सिन होता है जिसका नाम है रिसीन, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बट इज हाईली कंसनट्रेटेड इन द सीड्स ऑफ विच कैस्टर ऑयल इज मेड। बट वो उसकी कंसनट्रेशन जो होती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी मदद से कैस्टर ऑयल बनता है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 5, प्लेसेस फॉर प्लांट्स। प्लेसेस फॉर प्लांट्स का क्या मतलब समझते हैं आप? प्लेसेस फॉर प्लांट्स मतलब कि कैसी जगह जहां पर पौधों को लगाया जाता है, पौधों को लगाने की जगह। A huge range of plants are grown by us for a variety of purposes. हम बहुत सारे पौधे उगाते हैं बहुत सारे अपने मकसद को पूरा करने के लिए। The places where plants are grown are known by different names. और अलग अलग जगह पर जो पौधे लगाए जाते हैं उन जगहों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। For example, a place in the house where we grow vegetables and herbs for our consumption is called a kitchen garden. आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में धनिया लगाया जाता है, टमाटर लगाए जाते हैं, तो वो सब क्या होता है, वो हम अपने घर में लगाते हैं, तो उस गार्डन को हम क्या बोलते हैं, किचन गार्डन बोलते हैं। तो ऐसी अलग अलग पौधे अलग अलग जगह पर लगाए जाते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है। Now we will move on to the activity. Read the clues given below and identify the different places of growing plants. Score 3 points for each correct answer. आपको यहाँ पर कुछ हिंट दिए गए हैं, आपको वो रीड करके क्या बताना है कि कौन से प्लांट को कहाँ पे लगाया जाने वाली उसकी जगह का क्या नाम है। तो आपको एक करेक्ट आंसर के लिए 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो पहले फर्स्ट वन पढ़ेंगे, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। जहाँ पर फल वाले पेड़ लगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। आप इमेजेस भी देख सकते हैं साथ में। सेकेंड वन, अ प्लेस वेयर फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पर फूल देने वाले पौधे उगाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है, फ्लावर गार्डन। नाउ थर्ड वन, अ प्लेस वेयर ट्रीज आर ग्रोन इन क्लस्टर। क्लस्टर मतलब कि ग्रुप्स में जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम जंगल, यानी बहुत ज़्यादा घने होते हैं वहाँ पर पेड़। अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पर बिल्कुल नए पौधे लगाए जाते हैं जिनमें नव जीवन होता है, उन पौधों को लगाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नर्सरी, ताकि वहाँ पर उनकी अच्छे से केयर हो सके। नाउ फिफ्थ वन, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन। जहाँ पर अंगूर उगाए जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, वाइन यार्ड, VINEYARD। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक माई हेल्प का बॉक्स भी दिया गया है, आप यहाँ से करेक्ट आंसर चूज करके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिख सकते हैं अपने ऑप्शन में। नाउ सिक्स्थ वन, अ प्लेस वेयर अ फार्मर ग्रोज क्रॉप। जहाँ पर किसान क्रॉप्स को उगाता है, अनाज को उगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फील्ड। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पौधों को उगाने के लिए अलग अलग जगह के स्पेशल नाम दिए गए हैं। सेवेंथ वन,
A place where trees, plants and creepers grow wild. जहाँ पर जंगली पौधे, पेड़ और जो क्रीपर्स होते हैं उनको उगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ग्रोव, जहाँ पर वो अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं. नाउ लास्ट वन, 8th वन, अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्लास वेयर प्लांट्स आर ग्रोन. यहाँ पे क्या होता है कि ग्लास का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ पर पौधों को उगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस. नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो. A large estate growing rubber, coffee और टी is called a plantation. जो बड़े बड़े जगह होती है, प्लेसेस होती हैं जहाँ पर रबड़ उगाई जाती है, कॉफ़ी उगाई जाती है, टी उगाई जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लांटेशन करना बोलते हैं. That's all about the chapter number 5. Now we will move on to the chapter number 6, that is strange animals. Strange animals का क्या मतलब होता है? Strange मतलब अजीब जानवर. अजीब जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे. A snow leopard is found in the mountain ranges of Central Asia, Afghanistan and many other parts of the world. जो स्नो लेपर्ड होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पहाड़ी रेंज में पाया जाता है. कहाँ की? सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और बहुत सारी दुनिया के अलग अलग कोनों में भी पाया जाता है. इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ रेगुलर लेपर्ड. ये रेगुलर लेपर्ड जैसा दिखता है बट हैज़ अ लॉन्ग टेल दैट इज यूज फॉर बैलेंस इन रग्ड टेरेन. यानी क्या होता है कि ये जो रेगुलर आपको दिखता है कैसा? बिल्कुल जैसे नॉर्मल आपका लेपर्ड होता है उसकी जगह उसकी जैसा दिखाई देता है आपको. और ये जो इसकी क्या होती है, कैसी टेल होती है ये, और ये किसके काम में आता है? उसकी टेल को जो ऊबड़ खाबड़ इलाका होता है वहाँ पर चलने के लिए इसकी जो लंबी जो टेल होती है वो बैलेंस करने में काम करती है इसके लिए, स्नो लेपर्ड में. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी. Read the clues about some strange animals that are found in different parts of the world and write their names. दुनिया में अलग अलग जगह पर कुछ अलग अलग तरीके के अजीब जानवर मिलते हैं, उनके बारे में हमें हिंट दिए गए हैं और आप एक करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं. स्कोर 3 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1. It is very large ape found in Africa. It moves around by knuckle walking. तो ये कैसे देखते हैं? आप देख सकते हैं कि ये अपनी मुट्ठी का सहारा लेकर कैसे चलते हैं. तो ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है गोरिल्ला. तो इसकी स्ट्रेंज थिंग क्या हो गई कि इट मूव्स अराउंड बाय नकल वॉकिंग. नाउ सेकेंड वन. इट इज अ लार्ज फ्लाइटलेस ऑस्ट्रिच लाइक बर्ड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. ये फ्लाइटलेस मतलब ये उड़ नहीं सकती है ऑस्ट्रिच की तरह, और ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है ऑस्ट्रेलिया में. तो इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है एमू. नाउ थर्ड वन, आप इमेजेस भी देख सकते हैं साथ में. थर्ड वन. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड. इट इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका. ये बहुत बड़ा स्नेक है जो दुनिया में पाया जाता है. और कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में. और इसका क्या नाम है? इसका नाम है एनाकोंडा. नाउ फोर्थ वन. इट इज़ नोन एज द माउंटेन लॉयन एंड इज फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. इसको पहाड़ी शेर के नाम से जाना जाता है और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिलता है. इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्यूमा. नाउ फिफ्थ वन. इट इज अ कैट लाइक कार्निवोरस मैमल नेटिव टू मेडागास्कर. इट हंट्स स्मॉल टू मीडियम साइज एनिमल्स. आप इमेज देख सकते हैं, एक बिल्ली की तरह दिखने वाला जानवर है जो कार्निवोरस होता है, यानी जो जानवरों को खाता है और ये छोटे और मीडियम साइज के एनिमल्स को खा सकता है. तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है फॉसा. FOSSA. नाउ सिक्स्थ वन. इट्स बॉडी इज कवर्ड विद बोनी प्लेट्स. इट इज फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. जो इसकी बॉडी होती है ये छोटी छोटी बोन्स की प्लेट्स से कवर रहती है और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता है. इसका क्या नाम है? इसका नाम है आर्माडिलो. ARMADILLO. यू कैन सी द टेक माई हेल्प बॉक्स. यहाँ से आप यहाँ से आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं और करेक्ट स्पेलिंग अपने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो. Gorillas have unique nose prints.
much like human fingerprints which can be used to identify individuals. जो गोरिल्लाज होते हैं उनके यूनिक नोज प्रिंट्स होते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे हमारी उंगलियों के निशान बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ऐसे ही गोरिल्ला के यूनिक नोज प्रिंट्स होते हैं जो कि अलग अलग इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6. नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7, दैट इज नो अबाउट फिशेस. Now we will start with the chapter number 7. The name of the chapter is Know About Fishes. यानी मछलियों के बारे में जानकारी हम आपको इस चैप्टर में देंगे. Fishes are aquatic cold-blooded animals. Their body is covered with scales and they have two sets of paired or unpaired fins, one or two dorsal fins, an anal fin and a tail fin. जो फिशेज होती हैं वो पानी में रहने वाला जीव है और उनकी जो बॉडी पे छोटे छोटे कांटे से होते हैं जिसको स्केल्स बोलते हैं, और उनके जो तैरने में उनको मदद करते हैं जिनको हम फिन्स बोलते हैं, वो पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं. एक या दो डॉर्सल फिन्स होते हैं, एक एनल फिन और एक टेल फिन होता है. दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट अलाउज देम टू स्विफ्टली. उनकी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसकी मदद से वो क्या कर सकती हैं, वो आसानी से तैर सकती हैं. फिशेज रेंज इन साइज फ्रॉम 16 मीटर व्हेल शार्क टू एन 8 मिलीमीटर लॉन्ग स्टाउट इन्फेंट फिश. तो फिशेस का जो साइज होता है वो 16 मीटर से लेकर मतलब 16 मीटर जितना बड़ा भी हो सकता है और 8 मिलीमीटर जितना छोटा भी हो सकता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम अनयूजुअल फिशेस आर गिवन बिलो. कुछ अनोखी फिशेस के बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पर. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, उनके फीचर्स दिए गए हैं. राइट द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट देयर नेम्स. स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. आपको क्या करना है, यहाँ पर लेटर्स देखिए कुछ मिस कर दिए गए हैं, तो आपको उन लेटर्स को फिल करके एक कंप्लीट वर्ड बनाना है और वो एक मछली का नाम होगा. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. Dorsal fins of this fish can also act as wings when it shoots up in the air to escape from its enemies. It can glide even up to a kilometer or more. तो आप अभी तो हमने यही सोचा था कि जो फिशेस होती हैं वो पानी में तैरती हैं, पर ये देखिए ये एक उड़ने वाली मछली है जिसकी क्या होता है कि अगर इसकी कोई एनिमी होता है तो ये क्या करती है, अपने फिन्स को एक विंग्स की तरह, पर की तरह इस्तेमाल कर देती है और ये 1 किलोमीटर तक भी ग्लाइड कर सकती है. तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है फ्लाइंग फिश. जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक है वैसे ही इसका नाम है फ्लाइंग फिश. नाउ सेकेंड वन. आप यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं. दिस इज फ्लाइंग फिश. देखिए इसने अपने क्या किया, फिन्स को विंग्स की तरह एक्ट कर लिया. नाउ सेकेंड वन. इट हैज अ whip like tail with poisonous barb. Its sting is extremely painful and person often dies. आप देख सकते हैं सेकेंड में इसकी जो whip like tail होती है, ये देखिए इसकी टेल कैसी है और इसमें इसके अंदर जहर होता है, और अगर ये किसी को जहर दे दे अपना तो उसका जहर जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इवन एक इंसान की मृत्यु भी हो सकती है. तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है स्टिंग रे फिश. Now third one. It is found at the depth of thousands of meters where it is pitch dark. ये बहुत ज़्यादा जहाँ अंधेरा होता है समुद्र में वहाँ मिलती है ये, और बहुत नीचे मिलती है, बहुत ज़्यादा डीप में रहती है ये. It shines in the dark like a jet airliner with rows of lights along its body. और आप इमेज में देख सकते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे ही अंधेरे में ये थोड़ा सा शाइन करता है, ऐसा लगेगा आपको जेट एयरलाइनर हो जैसे, और इसकी आसपास की बॉडी के अलाउंग बहुत सारी लाइट्स की क्या होती है, लाइंस होती है, रोज होती है. तो इसका क्या नाम है, थर्ड वन का नाम फिल करेंगे हम वाइपर फिश. नाउ फोर्थ वन. दिस fish has giant eyeballs pointed in upward direction, enabling it to see its prey from below as silhouettes against the surface. आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज, यहाँ पे इसकी कितनी बड़ी बड़ी आई बॉल्स हैं. तो इसका क्या काम है आई बॉल्स का, तो ये नीचे से ही अपने जो इसको जानवर जिसको छोटी छोटी मछलियों को या इंसेक्ट्स को खाना है तो उसको वो नीचे से ही देख सकती है और उनके ऊपर अटैक कर सकती है. तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है हैचेट फिश. Now fifth one. It is found
In deep seas and oceans, it has a special fin, spine just like a fishing rod, with a light at its tip, which it used to lure its prey. आप देख सकते हैं इमेज में, ये डीप सीज और ओशियंस में पाई जाती है, और इसका ये देखिए फिन जो है एक कांटे की तरह होता है, और जो कैसे काम करता है, एक फिशिंग रॉड की तरह काम करता है, ताकि ये अपने जो इसको जिसको खाना है उसको अपने प्रे को पकड़ सके. तो इसका क्या नाम है? एंजल फिश, एंगलर फिश, एंगलर फिश. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन. सिक्स्थ वन आप देख सकते हैं. दिस, यहाँ पर आप पहले इमेज देख लीजिए इस फिश का. This fish has special light organs made by billions of bacteria that produce light. इसके जो लाइट ऑर्गन्स, ये बहुत सारे बैक्टीरिया से बने हुए होते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं. टू कंफ्यूज इट प्रेडेटर्स, इट सडनली ब्लॉक्स ऑफ दीज लाइट एंड स्विम अवे इन अदर डायरेक्शन. ये अपने जो इसको खाना चाहता है, तो उसको शिकार करना चाहता है इसका, ये तो उसको कंफ्यूज करने के लिए ये क्या करती है, ये अपनी लाइट को बंद कर लेती है और ये अलग डायरेक्शन में चली जाती है. तो इसका क्या नाम है? जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वैसे इसका नाम है फ्लैश लाइट फिश. ये क्या पढ़ा हमने? आप स्ट्रेंज फिशेस के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है. तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 8th चैप्टर, दैट इज रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे हम. रेप्टाइल से हम क्या समझते हैं? रेप्टाइल्स बेसिकली हमारे दिमाग में रेप्टाइल्स का नाम आते ही आता है कि जो रेंगने वाले जानवर होते हैं वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं. तो कंप्लीट द गिवन कॉर्सवर्ड एंड चेक योर नॉलेज अबाउट द वंडरफुल रेप्टाइल्स शोन बिलो. स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्रिड दी गई है आपको. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हिंट्स दिए गए हैं अक्रॉस और डाउन देखे थे यहाँ पर. तो जो वर्ड अक्रॉस होगा तो वो हमारा कैसे फिल होगा? वो हमारा फिल होगा लेफ्ट टू राइट, एंड जो डाउन है वो हमारा अप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम फिल होगा. तो यहाँ पे हमें हिंट्स दिए गए हैं और हमें वो फिल करना है. तो पहले हम यहाँ पे मोर टू मोर डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में. रेप्टाइल्स कैन बी फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका में रेप्टाइल्स नहीं मिलते हैं. द फास्टेस्ट रेप्टाइल इज द स्पाइनी टेल्ड इग्वाना विच कैन रन अप टू 21.5 माइल्स पर आवर. जो सबसे तेज दौड़ने वाला रेप्टाइल है वो क्या है, वो कौन है? वो स्पाइनी टेल इग्वाना है, जो कि 21.5 माइल्स पर घंटे की रफ्तार से चल सकता है. तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज अक्रॉस. सबसे पहले हम डाउन में पढ़ेंगे फर्स्ट वन. द लार्जेस्ट रेप्टाइल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया दैट कैन ग्रो अप टू 19 फीट इन लेंथ. जो सबसे बड़ा रेप्टाइल है जो साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, जो 19 फीट तक बढ़ सकता है, उस रेप्टाइल का क्या नाम है? आप इमेज से भी पता कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट वन. और ये हमें कहाँ फिल करना है? ये हमें फिल करना है कहाँ पर? डाउन में फिल करना है. तो दैट इज क्रोकोडाइल. आप इमेज से भी पता कर सकते हैं उसका नाम. ये हमने कहाँ फिल किया है? डाउन में. नाउ सेकंड वन. द बिगेस्ट लिजार्ड दैट कैन ग्रो मोर देन 10 फीट. सबसे बड़ी छिपकली जो कि 10 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकती है. तो आप इमेज देख सकते हैं. ये देखिए सेकंड वन. तो ये कौन है? ये इस छिपकली का क्या नाम है? हमें डाउन में फिल करना है. ये है ड्रैगन. DRAGON. ड्रैगन. नाउ थर्ड वन. It is the longest snake in the world that can grow more than 30 feet long. ये सबसे बड़ा स्नेक है. आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं. और ये 30 फीट से ज्यादा भी बढ़ सकता है. तो इसका क्या नाम है? डाउन में फिल करना है. थर्ड वन. तो दिस इज द नेम ऑफ द स्नेक दैट कैन बी लॉन्ग एज 30 फीट. तो हम इसका क्या नाम है? इसका नाम है पाइथन. PYTHON. दैट्स ऑल अबाउट द डाउन एरो. अब हम भरेंगे अक्रॉस में. तो अक्रॉस में फोर्थ से स्टार्ट करते हैं. इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड हैज वेब टोज और फ्लिपर लाइक लेग्स टू हेल्प इट स्विम वेल. ये अपने ज्यादातर जीवन इसका पानी में जाता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ में पानी में जाता है इसका जीवन. और इसके वेब जो पंजे होते हैं वो इस तरीके के होते हैं ताकि ये
इसको स्विम करने में बहुत आसानी रहे। तो हमने कौन सा पढ़ा है, फोर्थ वन पढ़ा है, और हमें यहाँ से फिल करना है फोर्थ वन। फोर्थ वन इज टर्टल, TURTLE, turtle. Now fifth one, it was an early reptile. It lived 312 million years ago. 312 मिलियन साल पहले ये जीवित था, पर अब नहीं है, और ये बहुत पुराना एक रेप्टाइल है जो रेंगने वाला जानवर है। तो इसका क्या नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज दी गई है, और इसका नाम है हाइलोनोमस। नाउ लास्ट वन, इट इज अ स्मॉल टर्टल दैट लिव्स इन फ्रेश वाटर। जो ताजे पानी में जो टर्टल रहता है उसका क्या नाम है, ये बहुत छोटा साइज का होता है। 6 में आप इमेज देख सकते हैं, इसका नाम है टेरापिन। यहाँ देखिए हमने 6 अक्रॉस फिल किया है, TERRAPIN। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 8। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 9, दैट इज यूनिकनेस। यूनिकनेस का क्या मतलब होता है, यूनिकनेस का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक, यानी कुछ अलग, आपको किसी से वो अलग करता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा डिफरेंट होता है, अनोखा या विशेष कह सकते हैं आप इस चीज़ के लिए कि किसी में कोई विशेषता होती है, तो दैट इज यूनिकनेस। ऑल एनिमल्स हैव सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम यूनिक इन सम वे और अदर। कुछ सब एनिमल्स में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उनको स्पेशल करती हैं, जो उनको एक अलग उनके अंदर विशेषता दिखाती हैं। जैसे कि लाइक काउज आर नोन फॉर देयर जेंटलनेस। जो काउ होती है वो अपने जेंटलनेस बिहेवियर की वजह से जानी जाती है। डोंकीज फॉर देयर स्टूपिडनेस, डोंकी स्टूपिडनेस की वजह से जाने जाते हैं। और आंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क, और जो चींटियां होती हैं वो बहुत मेहनती होती हैं, वो अपने मेहनत की वजह से जानी जाती हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ एनिमल्स विच आर नोन फॉर देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है, आप पर्टिकुलर क्वालिटीज भरनी है वहां पर कि कौन कौन से जानवर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे हम, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। तो और आप अगर एक पॉइंट आप करेक्ट मिलेगा आपको अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हैं, और अगर आप सबको करेक्ट आंसर कर लेते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट वन देखेंगे, अ शीप इज नोन फॉर। शीप जो है, जो भेड़ होती है, वो किस लिए जानी जाती है, वो अपनी नम्रता की वजह से जानी जाती है। तो नम्रता का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नम्रता को बोलते हैं मीकनेस। मीकनेस की वजह से जानी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे टेक माई हेल्प का बॉक्स दिया गया है, आप यहाँ से चूज करके करेक्ट स्पेलिंग अपने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन, यानी नम्रता के लिए जानी जाती है शीप। फॉक्स इज नोन फॉर इट्स, फॉक्स जो होती है, आपको फॉक्स का नाम सुनते ही क्या माइंड में आता है कि चालाकी, तो कनिंगनेस। कनिंगनेस यानी बहुत ज्यादा वो चालाक चतुर होती है। नाउ थर्ड वन, अ मोंकी इज नोन फॉर। मोंकी जो होता है, बंदर जो होता है, वो किस चीज के लिए जाना जाता है, वो बदमाशी करने के तरीके से जाना जाता है, तो वो मिस्चीफ होता है, यानी वो शैतानी करता है। मंकी इज नोन फॉर इट्स मिस्चीवियस बिहेवियर। नाउ फोर्थ वन, अ पीकॉक इज नोन फॉर इट्स। जो मोर होता है वो किस लिए जाना जाता है, मोर होता है शान का प्रतीक, तो प्राइड। नाउ फिफ्थ वन, आपको सबको पता है कि जो डॉग होता है वो किस लिए जाना जाता है, वो अपनी वफादारी की वजह से जाना जाता है। तो क्या होती है उसके अंदर, फेथफुलनेस, वो बहुत वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। नाउ सिक्स्थ वन, बैट इज नोन फॉर। बैट क्या होता है कि बैट को आपने पता है कि रात को दिखता है उसको, तो फिर वो किस लिए जाना जाता है, वो ब्लाइंडनेस। नाउ सेवेंथ वन, अ बुल इज नोन फॉर। बुल जो होता है वो किस लिए जाना जाता है कि उसके अंदर बहुत ताकत होती है, स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। एंड द लास्ट वन, एन एलिफेंट इज नोन फॉर। एलिफेंट किस लिए जाना जाता है, एलिफेंट जो जाना जाता है वो अपनी शार्प मेमोरी की वजह से जाना जाता है। तो ये सब क्या है, यूनिकनेस है, एक एक जानवरों के बारे में हमने उनके विशेषताएं आपको बताई हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो। अ ग्रुप ऑफ पी फाउल इज कॉल्ड अ पार्टी और अ प्राइड। जो एक ग्रुप होता है एक जानवर का, पी फाउल का, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टी बोलते हैं या फिर प्राइड बोलते हैं। एन एलिफेंट हर्ड कैन हैव 5 to 1000 इंडिविजुअल एंड इट इज लेड बाय एन ओल्ड फीमेल कॉल्ड मैट्रियार्क। जो एलिफेंट का झुंड होता है उसके अंदर 5 से 1000 तक के इंडिविजुअल होते हैं, और उसके अंदर जो उसको लीड कर रही होती है
वो एक फीमेल जो वो घोड़ी होती है, जो ओल्ड फीमेल एलिफेंट होती है, वो उसको लीड करती है और उसको बोलते हैं मेट्रियार्क. That's all about the chapter number 9. Now we will move on to the chapter number 10. That is insect superlatives. Insect superlatives मतलब कि जो विख्यात जो जानवर हैं, उनके जो इंसेक्ट्स हैं, हम उनके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे. जो भी कीट मकोड़े हमारे बोल सकते हैं, आप उसको कीड़ा भी बोल सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में सब बोल सकते हैं. सुपरलेटिव्स मतलब कि वो बहुत अपने उसमें सर्वोत्तम उसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज वेरी वेरी सुप्रीम पावर. सॉरी फॉर द डिले. और सुप्रीम होता है वो सुपरलेटिव्स. नाउ देयर आर अबाउट 90,000,000 नोन इंसेक्ट स्पीशीज. इतनी सारी हमारे कीट मकोड़ों की जो जनसंख्या है वो है 3 times as many as all other animal species together. मतलब 3 गुना ज़्यादा है और जानवरों से. They are incredibly adaptable creatures and have evolved to live successfully in most environments on Earth, including deserts and even the Antarctica. और उनका जो जीवन है वो कष्ट से भी बहुत सारे, जहाँ पर एनवायरनमेंट उनके सुटेबल नहीं होता वहाँ पर भी वो जीवित रह सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स में और इवन अंटार्कटिका में भी. लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. Some superlatives of different insect species are given below. यहाँ पर कुछ उसकी विख्यात दी गई हैं, सुपरलेटिव्स डिग्री दी गई हैं इंसेक्ट्स की. तो आपको क्या करना है, उनको मैच करना है करेक्टली विद देयर नेम्स. स्कोर 2 points फॉर ईच करेक्ट आंसर. और आपको उस एक करेक्ट आंसर के लिए 2 points मिलेंगे. तो सबसे पहले हम मोटू नो डिस्कस कर लेते हैं. द रेफ्ट स्पाइडर इज द लार्जेस्ट स्पाइडर इन ब्रिटेन. जो रेफ्ट स्पाइडर होता है वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा स्पाइडर है. इट स्पेंड्स हाफ ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड कैन स्टे अंडर द सरफेस फॉर एज लॉन्ग एज एन आवर. वो अपना आधा से ज़्यादा जीवन पानी में बिताता है और वो पानी की सतह पर रह सकता है काफ़ी घंटे के लिए. इट डज दिस बाय यूजिंग एयर बबल्स ट्रैप्ड अंडर द हेयर ऑन इट्स बॉडी. जो उसकी बॉडी पर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसके अंदर एयर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं. इसकी मदद से वो सतह पर रह सकता है. Bees are probably the most useful of all insects in humans. Bees जो होती हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, वो जीवन में जो व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत यूजफुल रहती हैं. क्यों? Because they make it possible for plants to grow by pollinating them. Some species also make honey. और कुछ bees की species शहद भी बनाती हैं. Now we will move on to the exercise. Now यहाँ पर आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है और आपको उसके नाम के साथ उसको मैच करना है. तो मोस्ट डेंजरस आंट होता है, कौन सी होती है, ब्लैक बुलडॉग आंट. तो हमने क्या किया, इसको डी पार्ट से मैच कर दिया. नाउ सेकेंड वन, हैवीएस्ट इंसेक्ट, यानी जो सबसे ज्यादा भारी जो इंसेक्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा गोलियथ बीटल, ई पार्ट. नाउ थर्ड वन, वियर्डेस्ट शेप, यानी किसकी बिल्कुल अलग तरीके की शेप होती है, वो कौन सा जानवर कहलाता है, वो होता है इंसेक्ट. कौन सा है वो है थॉर्नबर्ग. नाउ फोर्थ वन, लाउडेस्ट इंसेक्ट, यानी जो सबसे ज्यादा साउंड आती है जिस इंसेक्ट से, तो वो कौन सा होता है, उसका नाम है ब्रिविसना ब्रिविस. तो फोर्थ वन को हम मैच करेंगे एच पार्ट से. नाउ फिफ्थ वन, लॉन्गेस्ट इंसेक्ट, सबसे बड़ा इंसेक्ट कौन सा है, सबसे बड़ा इंसेक्ट होता है, जैसे कि नाम बता रहा है इसका, जाइंट स्टिक इंसेक्ट. तो ए पार्ट से हम इसको मैच करेंगे. नाउ सिक्स वन, मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट, सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसेक्ट कौन सा होता है, सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसेक्ट है सनसेट मॉथ. तो 6 को हम मैच करेंगे सी पार्ट से. नाउ सेवेंथ वन, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, यानी जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाता है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, इसका नाम है डेजर्ट लोकास्ट. तो फिफ्थ एफ पार्ट से हम इसको सेवेंथ को मैच करेंगे. एट्थ वन, फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट, जो सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला कीट मकोड़ा है, वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है, आप यहाँ से मैच करेंगे हॉर्स फ्लाई. आप इसके नाम से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं. तो आप इसको मैच करेंगे बी पार्ट से एट्थ को. नाउ नाइन्थ वन, लॉन्गेस्ट लिविंग इंसेक्ट, यानी सबसे ज्यादा जीवन जिस इंसेक्ट का है, जो सबसे ज्यादा जीवित रहता है कीट मकोड़ा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्वीन ऑफ टर्माइट्स, यानी दीमक की रानी. तो नाइन्थ को हम मैच करेंगे जी पार्ट से. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 10 and unit number 1. Hope you all understand it well.
Please share, like and subscribe. Thank you for watching.